मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। आम के बाग से कैसे लें अधिक फलोत्पादन। अलसी के फसल में कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आम की बागवानी कर रहे हैं, लेकिन इन बागों से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो इनकी देख रेख सही तरीके से करते हैं। और इस समय आम के बागों की विशेष देख रेख करने की जरूरत होती है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप आम के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SPS सोलंकी। बात करें बड़े बागों की जिनमें अभी आम का उत्पादन हो रहा है, जिसमें फ्लावर आ गए हैं। आम के बाग में बौर आना तेजी से शुरू हो गया है और ये अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। थोड़ी सी चूक से भारी नुकसान हो सकता है। इस अवस्था पर सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। अगर किसी रासायनिक दवा का प्रयोग करना हो तो बौर खिलने से पहले ही कर लें। तो किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि एक बार फ्लावर आम का ओपन होने के बाद जब तक मटर के दाने के आकार का फ्रूट सेट नहीं हो जाता, किसी तरह का केमिकल का स्प्रे बाग में ना करें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी भी तरह का, जिससे उससे क्या होगा, आपका जो मधुमक्खी का आवागमन है बाग में वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिनेशन है, जिसको हम हिंदी में परागण की प्रक्रिया है, वो प्रभावित होगी और कम फ्रूट सेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका उत्पादन प्रभावित होगा। किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है, इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हों तब करें। फिर एक समस्या आती है फलों के फटने की समस्या। तो फलों के फटने की जो विशेष समस्या है वो बोरॉन और कैल्शियम की कमी के कारण आती है। तो किसान भाई ध्यान दें, फ्रूट सेटिंग से 10 से 15 दिन के बाद आप हर 15 दिन में बोरॉन का स्प्रे बाग में करें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जिससे कहीं ना कहीं आपको फल फटने की समस्या से निजात मिलेगी। तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या चेपा की समस्या है। कहीं ना कहीं पूरे वो जो आपका फ्लावर का बंच है, गुच्छा, उससे रस चूसने लगता है और इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा बंच है वो खराब होने लगता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन उसके कारण प्रभावित होता है। तो चेपा के आपके रोकथाम के लिए या तो उससे बचाव के लिए आपने 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड का आप बाग में स्प्रे करें, जिससे इस समस्या से आपको निदान मिल सकता है। आपने बाग में येलो ट्रैप देख रहे होंगे। जो येलो ट्रैप है बाग में, ये हम लगाते हैं। मिलीबग का जो निम्फ है वो एक्टिव हो जाता है, उसका सारा लाइफ साइकिल लगभग ठंड में चलता है मिट्टी में। उसके बाद वो एक्टिव होता है, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में एक्टिव हो जाता है और वो छोटे कीड़े मिलीबग के ऊपर तने में चढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर वो रस चूसने के बाद एक मोटे
मिलीबग कीट का रूप ले लेते हैं, जो आगे जाके समस्या बन जाती है। इसके लिए हम एक रोलर ट्रैप, ये हम जो आपके तने के चारों तरफ बांधते हैं जिससे निम्फ चढ़ ना पाए। पुराने जो हैं वो यूज़ करते हैं कि आप पॉलीथीन एक बांध के चारों तरफ उसमें ग्रीस लगा देते हैं सुतली से बांध के, वो भी एक तरीका है मिलीबग के जो निम्फ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप ये रोलर ट्रैप्स या उस तरह के कोई चीज़ें यूज़ करके आप इनका उपाय कर सकते हो। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी अगर मिलीबग कीट का प्रकोप आपके आम के वृक्षों पर देखने में आता है तो फिर आप इमिडोक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर वृक्षों पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर ऐसे वृक्षों से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। किसान भाइयों को यही सलाह है, बाग आपका 1 साल का हो या 40 साल का है, उसके रेगुलर खाद की मात्रा, पानी की मात्रा, हर चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको कहीं न कहीं जाके अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छी क्वालिटी के आम उत्पादन करके आप मार्केट में अच्छा प्राइस ले सकते हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अलसी की खेती कर रहे हैं और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप इसमें लगने वाले कीट रोगों के नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। यदि समय पर फसल में इनकी रोकथाम नहीं की गई तो फसल में भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए इनकी पहचान कर उनका नियंत्रण सही समय पर करें। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव से। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। तिलहनी फसलों में तीसी एक बहुत उद्देश्य महत्वपूर्ण फसल में से आता है। इसका उपयोग खाने के साथ साथ एक औषध के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, तीसी चूँकि फसल लग चुका है तो किसान भाइयों आज हम कुछ महत्वपूर्ण रोग और कीट के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा। तीसी में महत्वपूर्ण रोग लगने वालों में रस्ट डिजीज, रस्ट गेरुआ रोग कहते हैं, गेरुआ रंग का होता है इसलिए उसको गेरुआ रोग रस्ट डिजीज कहते हैं। और उसका जो कॉजल ऑर्गेनाइज्म जो होता है जिससे लगता है जीवाणु, मेलार्म सोलालिनी। दूसरा रोग लगता है विल्ट डिजीज जिसे उखटा रोग भी कहते हैं। इसके अलावा फफूंद रोग लगता है जिसे अल्टरनेरिया डिजीज कहते हैं। और एक कीट जिसे गौल मीज का प्रकोप आता है। तो मैं बारी बारी से चर्चा करना चाहूँगा। चूड़िल आसिता भभूतिया रोग, इस रोग के संक्रमण की दशा में अलसी की फसल में पत्तियों पर सफेद चूर्ण सा जम जाता है। रोग की तीव्रता अधिक होने पर दाने सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं। देर से बुआई करने पर एवं शीतकालीन वर्षा होने और अधिक समय तक आर्द्रता बनी रहने की दशा में इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए उन्नत किस्में लगाएं। कवकनाशी के रूप में थाईफिनाइल मिथाइल
70 WP की 300 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। उकठा रोग का कोई समय अवस्था फसल का नहीं है। यह किसी भी अवस्था में फसल पर लग सकता है, चाहे खेत में पूरी नमी हो या ना हो। नमी रहने पर भी पौधों में उकठा रोग का प्रकोप होता है। चूँकि यह मिट्टी जनित रोग है, इसीलिए किसी भी अवस्था में आता है। मिट्टी जनित से मतलब यह है कि फसल में एक बार उकठा रोग लग गया तो जीवाणु उसका मिट्टी में रह जाता है और यह जीवाणु फिर अगले साल यानी पुनः जब फसल लगाते हैं तो वह सक्रिय हो जाता है। इस बीच में वह निष्क्रिय रहता है। तो 2-3 साल तीसी का एक ही खेत में एक ही जगह में अगर फसल उगाते हैं तो उससे उसको भोजन यानी उसको रहने की क्षमता मिलते रहता है और उसका प्रभाव फसल पर पड़ता है, यानी उकठा रोग लगते जाता है। कि आप फसल चक्र का प्रयोग करें, यानी 2 से 3 साल एक जगह एक खेत में जहां आप तीसी लगाते हैं वहां से पुनः दूसरे खेत में जाकर के तीसी लगाएं। 2 से 3 साल के बाद उस खेत में तीसी नहीं लगाएं। इसके अलावा फफूंद रोग आता है, अल्टरनिया जिसे बोलते हैं। उस क्या होता है कि पूरे पौधे उजला उजला चमकदार आ जाता है, पत्ता पर आता है, पहले पत्ते से होते हुए दोनों साइड पत्ता के दोनों तरफ होता है और वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लेकिन उसका सबसे प्रथम दृष्टिया देखने में लगेगा कि पुराने पत्ता से शुरू होता है, पौधा के पुरानी पत्ता से, यानी नीचे की तरफ से फफूंदी का रोग जो लगता है उसमें नीचे तरफ से लगता है और यह आगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। उसका कंट्रोल के लिए हम लोग सबसे अच्छा है कि सल्फेक्स 0.2% का छिड़काव करते हैं तो उससे कंट्रोल होता है। अगर आप चाहते हैं कि तीसी में किसी तरह का रोग व्याधि नहीं लावे, उसके लिए आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से क्या होगा कि उसमें जो भी बीमारी लगेगी उसकी संभावना बहुत कम रहती है। अलसी की फसल में इल्ली मध्यम आकार के गहरे भूरे रंग या धूसर रंग का कीट होता है, जिसके अगले पंख गहरे धूसर रंग के पीले धब्बे युक्त होते हैं। पिछले पंख सफेद, चमकीले, अर्ध पारदर्शक और बाहरी सतह धूसर रंग की होती है। इल्ली लंबे भूरे रंग की होती है, जो अलसी की फसल में तने के ऊपरी भाग में पत्तियों की बाहरी भाग को खाती है। इस कीट से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफास 1.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फसल में मुख्य रूप से कीट का जो प्रकोप होता है वह है गौलमीज। गौलमीज पुष्प कलिका की अवस्था में ही, खिलने से पहले ही उसमें उसका कीट आके पिल्लू का रूप में धारण करके बैठा रहता है, आ जाता है, गौलमीज जिसे बोलते हैं, और वह उसके अंदर के भाग को खा जाता है, जिससे उसमें फूल पनपने नहीं देता है, अंततः बीज भी नहीं बनता है। उसका सबसे उचित समय होगा जब वह कली बनने के शुरू हो जाए। आपको देखें कि कहीं ऐसा लगा हुआ है प्रकोप गौलमीज का, तो इमिडाक्लोप्रिड 1 से 1.5 ml, 1 ml भी काफ़ी है, 1 ml प्रति लीटर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें तो उसका सही से आप प्रकोप को कम कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों में आने वाले 3 दिनों के दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान में उतार चढ़ाव होने से फसलों में कीट और रोग के संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए कीट और रोग के संक्रमण का समय से प्रभावी निदान करने के लिए नियमित रूप से खेतों की निगरानी करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में 5वीं सिंचाई दूधिया अवस्था पर बुआई के 90 से 95 दिन बाद करें एवं 6ठी सिंचाई दाना पकते समय बुआई के 105 से 110 दिन बाद करें। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में 4थी सिंचाई तीसरी सिंचाई के 14 से 21 दिन बाद करें एवं 5वीं सिंचाई चौथी सिंचाई के 14 से 21 दिन बाद करें। गेहूं की फसल को दीमक कीट से बचाने के लिए सिंचाई पानी के साथ क्लोरोपाइरीफास 20 EC नामक दवा सिंचाई पानी के साथ उपयोग करें। फसल की अवस्था और बादलों की स्थिति के अनुसार चने में फली छेदक कीट के प्रकोप में सहायक है, अतः खेतों में लगातार निगरानी करते रहें जिससे कीट व्याधि के प्रकोप का पता चल सके। चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 200 मिलीलीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहो का प्रकोप होने पर सरसों की फसल पर थायोमेथाक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या डाइमिथोएट 30 EC 1200 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। सरसों में फलियों को झड़ने से बचाने के लिए फसल की कटाई परिपक्वता के आधार पर करें। मेथी की फसल में तीसरी सिंचाई बुआई के 110 दिन बाद करें। जीरे की फसल में अंगमारी बीमारी का रोग लगने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या 500 ग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। छिड़काव 2 से 3 बार दोहराएं। उद्यान की फसलों में समय पर सिंचाई करें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीका लगवाएं एवं पेट के कीड़ों की दवाई नियमित देवें। पशुओं को अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लालसर जिला बीकानेर के चिमन लाल ने। आपने यूरिया कोलासिस ब्रिक्स बनाने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है,
जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखे कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।